नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल, जहां पर आज हम पॉलिटी के महत्वपूर्ण अध्यायों को आसान भाषा में समझेंगे। आज का विषय ब्रिटिश शासन के वो कानून जिन्होंने भारत की राजनीति प्रशासन को गहराई से प्रभावित किया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 1786, 1793 और 1813 के अधिनियमों की। ये एक्ट्स सिर्फ कानून नहीं थे, बल्कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के इरादों और नीतियों के आईना थे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं इन अधिनियमों के इतिहास को किस प्रकार से आधार दिया। जी हाँ, तो शुरू में जो भी आप इसके बारे में हम पढ़ेंगे वो डिटेल के साथ पढ़ेंगे, प्लस हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको हम देखेंगे और क्वेश्चंस किस प्रकार से यहाँ फ्रेम होता है, हम उन चीज़ों की हम चर्चा करते रहेंगे। तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और हम देखेंगे कि किस प्रकार से ये अधिनियम ब्रिटिश शासन के सत्ता को मजबूत बनाती है। तो स्टार्ट करते हैं 1786 के अधिनियम। देखिए बच्चों, 1786 के अधिनियम अगर हम बात करें तो इससे पहले वॉरेन हेस्टिंग थे वो गवर्नर थे। तो जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे वो चाहते थे कि जो गवर्नर जनरल है उनकी शक्ति और अधिक हो, यानी उनका उद्देश्य यही था कि उनकी शक्ति और अधिक बने। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने यहाँ से शक्ति की बात करी थी, यानी गवर्नर की शक्ति बढ़ने की बात या बढ़ाने की बात। अब इसी शक्ति को बढ़ाने के लिए आगे से वीटो पावर की बात करते हैं। तो वीटो पावर का भी जन्म अब कह सकते हैं कि यहीं से हुआ था। अब वो कौन सी शक्ति को बढ़ाना चाहते थे? तो क्या होता था बच्चों कि जो लंदन, यानी पहले ब्रिटेन से क्या होता था कि कोई भी अगर नियम कानून पारित होता तो ब्रिटेन के परिषद से वो पारित होकर यहाँ आता और फिर उस नियम कानून को यहाँ पर लगाया जाता। लेकिन वो चाहते थे कि कुछ ऐसे कानून नियम हो जो विशेष परिस्थिति में गवर्नर जनरल के पास रहे और उसके पास वो शक्ति रहे ताकि वह किसी भी निर्णय को रद्द कर सके। तो वीटो पावर वही होता है कि किसी भी नियम को रद्द करने या लागू करने की शक्ति को हम वीटो पावर कहते हैं। इसके साथ उन्होंने पदों पर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और गवर्नर जनरल को कमांडर इन चीफ की शक्ति के साथ रखा गया, एक साथ रखने की अनुमति दोनों को मिल गई। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को कमांडर इन चीफ के पद पर भी नियुक्त किया गया, जिन्होंने नागरिक और सैन्य दोनों क्षेत्रों में सर्वोच्च अधिकार प्राप्त हुए। यह एक महत्वपूर्ण कदम था जिसने गवर्नर जनरल की स्थिति को अभूतपूर्व रूप से मजबूत किया। यानी सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कमांडर इन चीफ कौन से एक्ट में आया? तो 1786। कौन लेकर आया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये दोनों बातें आपको याद रखना है। लॉर्ड कॉर्नवालिस इसको क्यों लेकर आए? क्योंकि वह अपनी शक्ति को और ज़्यादा बढ़ाना चाहता था। फिर बात करते हैं परिषद के निर्णय को ओवरराइड करने की शक्ति, यानी वही वीटो पावर। तो वीटो पावर और कमांडर इन चीफ दो इसकी मुख्य बातें थी 1786 के अधिनियम की। बात करते हैं, परीक्षा में जैसे क्वेश्चन आता है कि 1786 के अधिनियम किस गवर्नर जनरल को विशेष शक्ति मिली थी, तो उस समय भी आएगा तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। ओके, तो इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है। तो जो वीटो पावर है वह कंपनी के प्रशासन में निर्णय लेने की प्रक्रिया में स्थिरता और दक्षता लाने के उद्देश्य से था, इसलिए इसे केंद्रीकरण को भी बढ़ावा मिला। यानी यहाँ से पॉलिटी के अंदर केंद्रीकरण की शुरुआत हुई। किसकी शुरुआत हुई? केंद्रीयकरण की। अब बात करते हैं, उसके बाद अगला एक्ट आता है 1793 का अधिनियम, जिसको हम निरंतरता और सुदृढ़ीकरण कहते हैं। बात करते हैं 1793 का अधिनियम लॉर्ड कॉर्नवालिस के सुधारों को कानूनी रूप देने के लिए लाया था। यहाँ पर सुधारों की बात करते हैं, सुधारों को कानूनी रूप देने की बात करते हैं, सुधारों को कानूनी रूप देने की बात के लिए यह एक्ट लाया गया। इस चार्टर एक्ट नहीं कहा जाता, लेकिन इसका प्रशासनिक प्रभाव बहुत महत्वपूर्ण था।
इसे चार्टर एक्ट नहीं कहा जाता, लेकिन इसका प्रभाव बहुत अधिक था प्रशासनिक। यानी इसमें क्या क्या हुआ वो बात करते हैं। तो इसमें कंपनी के शासन का विस्तार हुआ और अगले 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। यानी कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को जारी रखा गया। आप सिंपल सी बात कह सकते हो, कंपनी के व्यापार को जारी रखा गया। कंपनी व्यापार जारी रखा गया और कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया? 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। इसका मतलब है कि कंपनी अब 20 वर्षों तक आराम से व्यापार भारत में कर सकती थी। दूसरा हुआ, गवर्नर जनरल की परिषद के अधिकार बढ़ाए गए। गवर्नर जनरल और उनके परिषद के जो अधिकार है वो बढ़ाए गए। 1786 के अधिनियम के गवर्नर जनरल को दी गई ओवर राइटिंग शक्ति की अस्थायी बना दिया गया, जिससे उनकी स्थिति और भी मजबूत हो गई। यह शक्ति सभी भविष्य के गवर्नर जनरलों के लिए लागू हो गई। यानी अब गवर्नर जनरल को कह सकते हो कि वीटो पावर मिल गया। यानी इसी एक्ट में वीटो पावर अस्थायी रूप से स्टार्ट हो गया जितने भी गवर्नर जनरल थे उनके लिए। फिर न्यायिक सुधारों को बढ़ावा मिला। इस अधिनियम ने न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने की नींव रखी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि किस अधिनियम या किस एक्ट में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने की नींव रखी गई, तो बच्चों वो भी आंसर होगा 1793 का एक्ट। 1793 का एक्ट। राजस्व और वित्तीय नियंत्रण भी किया गया। कंपनी को भारत से प्राप्त राजस्व का उपयोग अपने लाभांश, वेतन और ब्रिटिश सैनिकों के रख रखाव के लिए करने की अनुमति दे दी गई। सबसे इम्पोर्टेंट जो बीपीएससी की तैयारी करते हैं बच्चों, उनके लिए यह पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पूछ लिया जाए कि कंपनी ने किस अधिनियम के तहत अपने जो लाभांश है, व्यापार में लाभांश, वेतन और ब्रिटिश सैनिकों के रख रखाव के लिए अनुमति देने की बात की गई थी, तो 1793 के एक्ट में ये सारी बातें कही गई। यह ब्रिटिश खजाने में बहुत योगदान देगा, जो कंपनी के वित्तीय स्थिरता को दर्शाता है। और 1793 में बस सुधारों की बात की गई थी। कौन कौन सुधार लिया है? कंपनी के शासन का विस्तार हुआ 20 वर्षों के लिए, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने की नींव रखी गई, वीटो पावर की बात की गई यहाँ पर, और जो राजस्व और वित्तीय संबंधी बातें हैं वो भी यहाँ पर ब्रिटिश कंपनी के लिए यानी ब्रिटिश शासन के खजानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा। फिर आता है 1813 का चार्टर अधिनियम एक्ट। अब आते हैं सबसे अहम एक्ट पर। ये एक्ट सबसे अहम है। क्यों? क्योंकि चार्टर एक्ट 1813 ये अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था। यह अधिनियम किसके द्वारा पारित किया गया था? संसद द्वारा। कौन से संसद द्वारा? ब्रिटिश संसद द्वारा। यानी ब्रिटिश संसद द्वारा पारित करने की वजह से यह अधिनियम बहुत ही अहम है और इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार पर गहरा असर डाला। यहीं से व्यापारिक गतिविधियां धीरे धीरे भारत में बदलने लगी। यानी इसीलिए इस अधिनियम का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं कि कंपनी का भारत पर नियंत्रण 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया। आपने देखा कि 1793 में कंपनी का जो भारत पर नियंत्रण है वह 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। इस एक्ट में वही कहा गया कि कंपनी का अधिकार जो है व्यापारिक वो 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, लेकिन पहली बार भारतीय व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार अंत हो गया। पहली बार भारतीय व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार खत्म कर दिया गया, सिर्फ चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर। जितनी भी एकाधिकार थे वो सारे खत्म कर दिए गए, केवल और केवल चाय और चीन के व्यापार को छोड़कर। इसके पीछे कारण क्या था? इसके अगर हम कारण की बात करते हैं तो हम थोड़ा सा बैक में चलते हैं और देखते हैं कि कौन से वो कारण थे। तो देखो बच्चों, कंपनी का एकाधिकार समाप्त होने का कारण क्या था? यूरोप। उस समय यूरोप में जो ब्रिटेन था, ब्रिटेन को उस समय यूरोप में व्यापार करने पर रोक लगा दिया गया। जब व्यापार करने से रोक लगाने की वजह से ब्रिटेन के जो व्यापारी लोग थे वो लोग अब व्यापार करना चाहते थे और व्यापार करने के लिए वह अन्य देशों में जाना चाहते थे, जहां पर उनका सर्वप्रथम चॉइस था भारत। जब वो भारत आना चाहते थे, लेकिन व्यापारिक एकाधिकार होने के कारण ना वो भारत में व्यापार नहीं कर सकते थे, इसीलिए उन्होंने ब्रिटिश क्राउन से ये संसद में नियम पास करवाया, अधिनियम पास करवाया और कंपनी का एकाधिकार समाप्त हुआ। लेकिन कंपनी ने चाय और चीन के साथ जो व्यापार है
उस पर अधिकार बनाए रखा। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात हुआ शिक्षा के लिए प्रावधान। अंग्रेजी शिक्षा का प्रावधान लाया गया क्योंकि जब ब्रिटेन से यूरोप के लोग भारत आना शुरू कर दिए, यानी ब्रिटेन के लोग जब भारत आना शुरू कर दिए व्यापार करने के लिए, तो वह अपने साथ परिवार को लेकर आने लगे और उन परिवारों को पढ़ाने के लिए शिक्षा की व्यवस्था की गई और कहा गया प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का निर्देश दिया जाता है। यानी कंपनी अब प्रति वर्ष 1 लाख रुपए भारत की शिक्षा पर खर्च करेगा ताकि उनके जो परिवार में जो व्यक्ति हैं वो पढ़ सके। दूसरा, जब वो आएंगे तो अपने धर्म को लेकर आएंगे, यानी ईसाई मिशनरियों की अनुमति मिल गई, यानी ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार की शुरुआत इसी एक्ट के तहत हुआ। तीसरा, ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता की पुष्टि की गई। अधिनियम ने स्पष्ट रूप से घोषणा किया कि ब्रिटिश क्राउन भारत में कंपनी के क्षेत्रीय अधिग्रहणों पर संप्रभुता का मालिक था। यह कंपनी के बढ़ते राजनीतिक प्रभाव को स्वीकारता है और यह स्थापित करता है कि भारत में कंपनी का शासन अंततः ब्रिटिश ताज के अधीन है। और इस अधिनियम में यह पुष्टि कर दी गई कि अब कंपनी धीरे धीरे समाप्त होने लगी और कंपनी पर अधिकार ब्रिटिश क्राउन का होने लगा। यह अधिनियम इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है। प्रत्येक अधिनियम का महत्व की बात करते हैं तो 1786 में केंद्रीकृत की बात किया गया। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने एक कमांडर इन चीफ की बात की थी और शक्ति को मजबूत करने के लिए गवर्नर जनरल की शक्ति को बढ़ाया गया, जिसमें वीटो पावर आया। चार्टर एक्ट 93 में कंपनी ने 20 वर्षों के लिए उसको बढ़ा दिया और न्यायपालिका कार्यपालिका के बीच जो अलगाव है उसका बेस नींव यहीं से रखा गया। न्यायिक और प्रशासनिक सुधारों के कानूनी रूप दिया गया जिसने एक से अधिक व्यवस्थित ब्रिटिश शासन स्थापित हुए। 1813 के चार्टर अधिनियम की बात करते हैं तो उसमें एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, व्यापार एकाधिकार का अंत हुआ और नए व्यापारियों के लिए रास्ते खोल दिए गए, जिससे भारत में आर्थिक शोषण का एक नया चरण शुरू हुआ। शिक्षा और मिशनरी गतिविधियों में प्रावधानों में भारत में सामाजिक और संस्कृति परिवर्तन की नींव रखी गई। कुछ बात करते हैं तुलना की, कौन से अधिनियम में कौन सी तुलना थी। तो गवर्नर जनरल की बात करते हैं शक्ति की, तो यहाँ पर कमांडर इन चीफ की दोहरी भूमिका, परिषद के निर्णय को ओवरराइड करने की शक्ति, वीटो पावर की शक्ति। ओवरराइडिंग को अस्थायी बनाया गया सभी भविष्य के गवर्नर के लिए। कोई नया परिवर्तन नहीं, पिछली शक्तियों ही जारी रही थी। कंपनी पर अगर एकाधिकार की बात करें तो 1786 में जारी रहा, 93 में भी जारी रहा, प्लस 13 में चाय और चीन के व्यापार को छोड़कर सभी एकाधिकार समाप्त कर दिए गए। भारत में ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता कैसी थी? तो अप्रत्यक्ष रूप से थी, लेकिन यहाँ पर स्पष्ट रूप से घोषित कर दिया गया कि 1813 के अधिनियम में कि ब्रिटिश क्राउन अब कंपनी के अधीन नहीं है, कंपनी जो है अब ब्रिटिश ताज के अधीन है और उसी के अनुरूप काम करती है, क्योंकि यह नियम संसद के द्वारा पारित किया गया था। शिक्षा के लिए प्रावधान का कोई प्रावधान नहीं था 93 और 86 में, बट 1813 में प्रति वर्ष 1 लाख रुपए कंपनी अब निवेश करेगी भारतीय शिक्षा पर। ईसाई मिशनरी यहाँ पर पुष्टि नहीं था, लेकिन व्यापारिक गतिविधि बढ़ने से, व्यापारिक लोग बढ़ने से, उनके परिवार के बढ़ने से उनके धर्म प्रचार की अनुमति दे दी गई। वित्तीय प्रावधान लागू नहीं था। कंपनी ने अपने राजस्व का उपयोग लाभांश और अन्य खर्चों के लिए अनुमति मिली यहाँ पर, और कंपनी के राजस्व पर ब्रिटिश संसद का अधिक नियंत्रण और ब्रिटिश खजाने में योगदान सबसे महत्वपूर्ण है। यानी हम अगर बात करें तो 1786, 93 और 1813 प्रत्येक अधिनियम का अपना अलग अलग महत्व है। ओके, बात करते हैं कुछ और चीज़ों पर कि विकास और पर प्रभाव और विरासत पर क्या फ़र्क हुआ। तो संवैधानिक विकास पर प्रभाव पड़ा कि केंद्रीकरण हुआ, कानून का शासन रहा, शैक्षणिक और सांस्कृतिक परिवर्तन हुए, आर्थिक शोषण पर बढ़ना शुरू हो गया क्योंकि व्यापार पर एकाधिकार समाप्त हो गया। दूसरा, निष्कर्ष की बात करते हैं तो हमने क्या सीखा। गवर्नर की शक्ति में क्रमिक विस्तार और केंद्रीकरण हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार का अंत, जिससे मुक्त व्यापार को बढ़ावा मिला। भारत में शिक्षा और ईसाई मिशनरी का गतिविधियों का प्रारंभ हुआ और अंततः ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को स्पष्ट घोषणा किया गया। अगर पूछा जाए
कि ब्रिटिश क्राउन ने संप्रभुता की घोषणा किस समय की, तो 1813 के अधिनियम। यह अधिनियम पहली बार संसद से पारित किया गया, जहां पर एकाधिकार समाप्त किया गया। अगली पढ़ाई में हम पढ़ेंगे आगे के टॉपिक में 1833 और 53 का चार्टर एक्ट, भारत सरकार अधिनियम 1858 और भारत में ब्रिटिश औपनिवेश शासन में सामाजिक आर्थिक प्रभाव क्या रहा और भारतीय संवैधानिक विकास पर राष्ट्रवाद का प्रभाव क्या रहा, आने वाले लेक्चर में हम देखेंगे। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।